हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार। हमने पिछले लेक्चर तक काफ़ी कुछ बातें कर रखी है ना। आज बिल्कुल ही एक नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। कई दफ़े क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट आ चुके हैं, है ना। तुम देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के। तो ये टॉपिक बिल्कुल ऐसा है कि आपने पीछे कुछ कवर कर नहीं रखा है, फिर भी आप इसका क्वेश्चंस कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। आओ इसे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है ना। कुछ पूछे हुए भी क्वेश्चंस मैं इस पर ले लूँगा। आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला को शॉर्ट में अपन E.F लिखेंगे, है ना, और मोलिकुलर फार्मूले को क्या लिखेंगे, M.F। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम समझें कि फार्मूला क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट ए मोलिक्यूल या ग्रुप ऑफ ए एटम विच रिप्रेजेंट ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, है ना। कि ग्रुप्स होता है एटम्स का जो किसी सब्सटेंस के रिप्रेजेंट करने में काम आता है ना। तो अगर हम समझें कि मोलिकुलर फार्मूला क्या है तो क्या बोलोगे, ज़रा सुनना। इस पे आने से पहले मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे, है ना, मैं ले लेता हूँ, सपोज करो ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के दो फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ग्लूकोज का कोई फार्मूला बोले तो क्या बोलोगे, दिस इज C6H12 एंड दिस इज O6, यही बोलते हो, है ना। ये क्या है, फार्मूला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एक मोलिक्यूल है, इस ग्लूकोज सब्सटेंस का एक मोलिक्यूल जो है, उस एक मोलिक्यूल में अगर हम एटम्स की बात करें तो कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का भी 6 एटम। यानी हमें पता है कि अगर हम ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल लेंगे तो उसमें एलिमेंट्स का रेशियो क्या है, तो एलिमेंट्स कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6, तो ये रेशियो हमें पता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोलिक्यूल ले और उसमें जो एलिमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनको आप सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर दो, तो 6, 12, 6 को अपन अगर सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे तो ये कैसा आएगा, दिस इज C1H2 एंड दिस इज O1 आएगा। 6, 12, 6 को सिंप्लीफाई करोगे तो यहीं पे ये दोनों टर्म छिपे हुए हैं। अगर किसी भी मोलिक्यूल में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, है ना, किसी सब्सटेंस का एक मोलिक्यूल में एलिमेंट्स का जो एक्चुअल रेशियो पता होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलिकुलर फार्मूले को। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल में इन सारे एटम का एक्चुअल रेशियो क्या है। ग्लूकोज का अगर एक मोलिक्यूल लेंगे तो कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का भी 6 एटम, इस तरीके से, है ना। तो हमें एक्चुअल डाटा ये प्रेजेंट है हमारे पास। तो जब एक्चुअल, है ना, रेशियो प्रेजेंट होता है एटम्स का इन ए कंपाउंड तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। लेकिन अगर वही हम बात समझें किसकी, इम्पेरिकल फार्मूले की, तो जब एक कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में, है ना, किसी कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में अगर एटम सिंपलेस्ट रेशियो में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज इम्पेरिकल फार्मूला। अगर बाय डिफिनेशन हम लोग जाएं तो मोलिकुलर फार्मूला क्या कहेंगे कि इट गिव्स, है ना, आइडिया अबाउट व्हाट, एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एक्चुअल रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल्स, है ना। किसी भी सब्सटेंस का एक मोलिक्यूल में एलिमेंट्स का जो एक्चुअल रेशियो है उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, मोलिकुलर फार्मूला। वैसे ही अगर हम बात करें किसका, इम्पेरिकल फार्मूले का, तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, इट गिव्स व्हाट, आइडिया अबाउट, है ना, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या फिर इट गिव्स आइडिया अबाउट सिंपलेस्ट रेशियो कर दो, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। किसी भी एक मोलिक्यूल में एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कौन, इम्पेरिकल फार्मूला, है ना। और ये क्या हो गया, मोलिकुलर फार्मूला। इन जनरल हम मोलिकुलर फार्मूले को ही फार्मूला कहते हैं ना। जैसे तुमसे कोई पूछे बताओ ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, क्या बोलोगे, C6H12O6, है ना। जैसे मान लो कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बोलो, तो क्या बोलोगे, H2SO4।
तो वो मोलिकुलर फार्मूला ही है। अगर हम ये बोल रहे हैं, जरा सुनना ध्यान से, मैं कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, है ना, उनके एग्जाम्पल्स के तौर पर हमें इस बार हमारे पास चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना, अगर समझे ध्यान से। तो मैं यहाँ पे सब्सटेंस ले लेता हूँ, जरा समझना ध्यान से, ये सब्सटेंस है ना, उसका मैं यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला बात करूँगा, फिर यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला बात करूँगा, फिर आपको चीज़ें दिखेगी जैसे, है ना, समझना ध्यान से। मैं अगर बात करूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, है ना, ये क्या है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, या मोलिकुलर फार्मूला, तो इसका होता है H2O2। जब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज H1 एंड दिस इज O1, क्योंकि 2 और 2 का सिंप्लीफिकेशन 1 ही होगा ना, तो ये क्या हो गया, मोलिकुलर फार्मूला, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। वैसे ही मैं बात करूँ अगर हाइड्राजीन, है ना, क्या बात करूँ अगर हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन क्या होता है, दिस इज N2H4, कुछ लोग इसे ऐसे भी दिखाता है, दिस इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, है ना, ये देखो। तो ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ इनऑर्गेनिक में, सॉरी फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड में मैं डिस्कस करूँगा इसको, है ना, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2 और 4 को क्या लिखेंगे, दिस इज 1 और ये दिस इज 2, है ना, N1H2, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन विच इज N2H4 and its empirical formula is N1H2 because here in the molecular formula nitrogen consists 2 atoms and hydrogen consists 4 atoms with respect to a molecule of hydrogen. Whenever it converted into empirical formula then it will be converted into N1H2, राइट। सो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हम इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये दिखाता हूँ, जरा समझना ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जरा सुनना ध्यान से। ये CH3COOH, या फिर मैं इसका नाम लेता हूँ एसिटिक एसिड, है ना। फार्मूला क्या होता है, हमने क्लास 10th में ही इसको नाम सुन तो रखा हुआ कम से कम, CH3COOH, है ना। ऐसे मैं कंडेंस फॉर्म में ही लिख देता हूँ, दिस इज CH3, दिस इज COOH। तो हम एक्चुअली में इसे समझ ही नहीं पाते। पहले क्या होता है ना कि आप एक मॉलिक्यूल में एक एटम का कितना रेशियो है वो चेक कर ले, तो लोग सोचता है कि अच्छा कार्बन तो एक ही है तो क्या सिंप्लीफाई होगा, लेकिन नहीं। यहाँ देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन एक प्रेजेंट है, तो अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो ये आपको दिखाई देगा किस फॉर्म में, दिस इज C2, है ना, कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, तो दिस इज C2H4 एंड दिस इज O2, है ना। तो ये कंफ्यूज करवाएगा आपको कभी कभी, ठीक है। तो C2H4O2 को अपन अगर चेंज करें किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूले में, ये क्या दिखेगा, दिस इज C1H2 एंड दिस इज O1, है ना। ये क्या होगा, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी प्रकार कुछ और हम, है ना, सब्सटेंस की बात करें तो हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो सब्सटेंस हम ले रहे हैं क्या, ये ले लो सपोज करो अमोनिया, ठीक है ना, ये क्या लिया हमने, अमोनिया। तो अमोनिया का मोलिकुलर फार्मूला क्या बोलोगे, दिस इज NH3। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, 1:3 आपस में ही पहले से सिंप्लीफाई हो रखा है, अब इसको सिंप्लीफाई तुम नहीं कर सकते, तो आसान है क्या, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, दिस इज NH3। तो कई दफ़े ऐसा भी होता है जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वही एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है, बशर्ते कि वो फर्दर सिंप्लीफाइड ना हो पाए। जैसे यहाँ 1:3 के रेशियो में। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैंने समझाया था अभी, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है फार्मूला, दिस इज H2SO4। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, तो 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो आपको ये मत कहना कि 2 और 4 को तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं। सिंप्लीफिकेशन तभी होगा जब सारे रेशियो सिंप्लीफाई होंगे, एटम्स के सारे रेशियो सिंप्लीफाई होंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, H2SO4, जो मोलिकुलर फार्मूला वही एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। ओके, ये तो हमें समझ में आया कि फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, किस तरीके से हम देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, राइट। तो ये हुआ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन। इसी इन्फॉर्मेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, जरा सुनना ध्यान से, क्या है सो, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, मैं एक, है ना, लेता हूँ एग्जाम्पल, ये देखो ये क्या है, दिस इज C2H6। क्लास 10 में ही सारे बच्चों को ये पता होता है, ये इथेन होता है, राइट। इसका अगर मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो क्या बोलेंगे जी, ये तो यही हो जाएगा C2H6। लेकिन यही अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो क्या लिखेंगे, इसको 2 और 6 का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, दिस इज C1 एंड दिस इज H3, राइट। तो C1H3, है ना। अब अगर तुम कुछ चीज़ें समझो तो तुम्हें ये समझ में आएगा
कि क्या हम इम्पेरिकल फॉर्मूले को मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं ग्लूकोज ले लूँ यहीं पे, है ना, ये क्या ले लूँ, ग्लूकोज, तो C6H12O6 है ना, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का भी अगर हम बात करें कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C6H12 एंड दिस इज O6। लेकिन मेरे अगर इम्पेरिकल फार्मूले की हम बात करें इसमें, तो क्या हो जाएगा, दिस इज C1H2O1। देख पा रहे हो क्या, ये दिस इज इम्पेरिकल फार्मूला, है ना। मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि इसका थोड़ा मास ज़्यादा हो जाएगा तो हमें टाइम लग सकता है। यहाँ पे आओ हम चर्चा करते हैं इस मोलिक्यूल पे, है ना, यहाँ देखो, इस पे चर्चा करते हैं, इथेन वाले पे। तुम्हें क्या लगता है कि क्या इम्पेरिकल फार्मूले को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि इसमें कन्वर्ट हो जाए? तो किया जा सकता है। कैसे? अगर हम, है ना, C1H1, यहाँ देखो C1H3, यही ना है इम्पेरिकल फार्मूला, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा इसमें C2H6 में, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ समझें कि ग्लूकोज के केस में भी कि C6H12 और O6 ये ग्लूकोज है और इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या था, C1H2 एंड दिस इज O1। क्या हम इसको भी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी कहानी इसकी है। हाँ, ये देखो, ये जो है वो इसका बायोडाटा है और ये हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इसको, देख पा रहे हो। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये आ रहा है कि हाँ यार, ये तो किया जा सकता है कि किसी भी इम्पेरिकल फार्मूले को, किसी भी सब्सटेंस का अगर इम्पेरिकल फार्मूला पता है तो हम उसको मोलिकुलर फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ या फिर बाई मल्टीप्लाइंग ए इंटीजर। क्या हो रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। मान लो अमोनिया लेते हैं तो अमोनिया का मोलिकुलर फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ अगर इम्पेरिकल फार्मूला में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर फार्मूले में चेंज हो जाएगा, राइट। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ गया। तो अब इसको जनरलाइज कैसे करोगे, है ना। अगर मैं तुम्हें मिटाकर समझाऊँ, मैं नीचे वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ये हमारा काम हो गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ लिख लिए होगे और चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम, है ना, अगर हम किसी भी इम्पेरिकल फार्मूले में अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चेंज हो जाता है किसमें, मोलिकुलर फार्मूला में, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है ना, n क्या है, एक इंटीजर है। देख पा रहे हो तुम, ओके। ये तो हमें समझ में आ गया। थ्रू आउट दिस कॉन्सेप्ट हम यही कारनामा करने वाले हैं कि n फाइंड आउट करने वाले हैं। n किस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। n निकाल कर अगर हमें सोचो n निकल जाएगा तो हम इस पर कमेंट कर पाएंगे। अगर इम्पेरिकल फार्मूला पता हो और n पता हो तो मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो पूरा ये टॉपिक है वो इसी 2 टर्म के इर्द गिर्द घूमने वाला है, एक इम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा इंटीजर, है ना। अब कुछ चीज़ें मैं और समझाता हूँ, जरा समझना ध्यान से कि हम n कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। n फाइंड आउट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, जरा सुनना। ये क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है और ये क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला है। अगर मोलिकुलर फार्मूला का मास तुम निकालो, है ना, तो मैं इसे लिखता हूँ इस तरीके से, मोलिकुलर फार्मूला मास, है ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे MFM, मोलिकुलर फार्मूला मास। तुम बताओ तो इस इथेन का मोलिकुलर फार्मूला मास क्या होगा। तो कार्बन 2 है तो एक कार्बन का मास 12, 2 का कितना हो जाएगा 24, और एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का कितना हो जाएगा 6, तो 24 + 6 कितना हो जाएगा, दिस इज 30, है ना। अब तुम इसका मास निकालो, है ना, ये क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला, तो निकाल दो इम्पेरिकल फार्मूला मास, है ना। तो इम्पेरिकल फार्मूले मास में अगर हम बात करें, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने वाले हैं EFM, और मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3, तो 12 + 3 = 15, है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ यार, जरा सुनना। इथेन वाले केस में क्या हुआ था, अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि हम इम्पेरिकल फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें मोलिकुलर फार्मूला मिल गया। यानी ये 2 क्या है, वही वो इंटीजर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हम निकालें कैसे, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है कि अगर n निकालना हो तो क्या हम मोलिकुलर फार्मूला मास को इम्पेरिकल फार्मूले मास से डिवाइड कर दें तो n मिल जाएगा। तो आओ यार, हम ये समझ रहे हैं कि ये अगर n निकालना है तो क्या करेंगे जी, कि मोलिकुलर फार्मूला मास में किससे डिवाइड कर दें, इम्पेरिकल फार्मूला मास। ये देखो, है ना, 30 / 15 वी विल गेट व्हाट 2, और यही 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें,
तो हमें मिल रहा है क्या, मोलिकुलर फार्मूला। तो हमें ये समझ में आया कि अगर n निकालना हो तो हमें मोलिकुलर फार्मूला मास और इंपेरिकल फार्मूला मास दोनों पता होना चाहिए। ओके, अब सवाल खड़ा होता है कि इंपेरिकल फार्मूला अगर हमें पता होगा तो हम इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। तो पूरा क्वेश्चन इसी टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला इन डिफरेंट सिचुएशन। अब मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इंपेरिकल, इसे नोट कर ही लिए होंगे है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ, इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा सुनना किस तरह से प्रॉब्लम डील होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आते हैं विदाउट मिक्सिंग एनी अदर कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ जरा समझना, यहाँ पे मैं क्या टॉपिक लगाता हूँ, हाउ वी कैन कैलकुलेट, है ना, इंपेरिकल फार्मूला, कैसे हम इंपेरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़रा सुनो, जितने भी क्वेश्चंस लगभग बनेंगे इस टॉपिक पे, उसमें कुछ कहानी किस तरह से होता है, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ कि कहेगा क्या कि एक कंपाउंड है जो कुछ एलिमेंट से मिलके बना है, जैसे मान लो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, और क्या बोलेगा कि उस कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है ना, क्या बोलेगा, परसेंटेज गिवन है, यानी कि किसी भी कंपाउंड का इन्फॉर्मेशन देगा कि वो किस किस एलिमेंट से बना है और उस एलिमेंट का आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि उसका परसेंटेज कितना कितना है उस पार्टिकुलर कंपाउंड में। अब बस उतना दे के वो आपसे इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पूछेगा कि क्या हो सकता है, कुछ कंडीशंस और भी दे सकते हैं। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम केस में आपको इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनेगा उसमें कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज गिवन होगा। एक दफ़े जेई मेन, है ना, 2014 में एक सवाल आया था जिसमें परसेंटेज ना देके वेट दिया था, एक कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का क्या दिया था, वेट दिया था। वो मैं क्वेश्चन को उठाऊंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। तो देता क्या है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको प्रेजेंट हैं सब्सटेंस में, ये पहला इन्फॉर्मेशन होगा, है ना, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे आपको, और उन एलिमेंट्स का आपको क्या गिवन होगा, परसेंटेज गिवन होगा, पहली इन्फॉर्मेशन ये, है ना। अगर एलिमेंट्स का परसेंटेज गिवन होगा तो आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आप निकालिए क्या, एटम्स, है ना, क्या निकालते हैं हम लोग, एटम्स। एटम्स कैसे निकलता है, एटम को शॉर्ट फॉर्म में ए से डिनोट कर रहा हूँ, जिस एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है, जिस एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है उसी एलिमेंट के परसेंटेज को डिवाइड करना है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, ये पहला कंडीशन। मिल गया एटम, ओके। फिर हम लोग क्या बात करेंगे कि जब हमें एटम्स मिल जाएगा तो हम ये वैल्यू हम निकालेंगे, है ना, और फिर कई सारे ऐसे एटम होंगे एक कंपाउंड के, 1 2 3 एटम होंगे, तो ये सारे आपको दिख जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एटम्स के बाद हम निकालने वाले हैं रिलेटिव एटम्स, है ना, रिलेटिव एटम्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में से दिखा रहा हूँ RA से। मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ जो मान लो अननोन आने वाले हैं, एक ये डिवाइड करो तो ये एक रेशियो आएगा, एक दूसरा रेशियो आएगा, एक तीसरा रेशियो आएगा ना जी। तो हम ये करेंगे कि, है ना, कि हम डिवाइड करने वाले हैं एटम्स को, जो एटम्स आएगा, है ना, जो एटम्स आएगा उसको हम डिवाइड करने वाले हैं जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट होगा, जैसे मान लो, है ना, एक ये आया, एक दूसरा का कुछ और आएगा, तीसरा कुछ और आएगा, तो यहाँ जो तीनों वैल्यू आएंगे उन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या करेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे उससे, ताकि हमें क्या मिल जाए, रिलेटिव एटम्स मिल जाए। यानी हम डिवाइड करने वाले हैं सबसे लोवेस्ट रेशियो से, है ना, जो रेशियो हमें यहाँ से मिलेगा उससे हम लोवेस्ट रेशियो से डिवाइड करने वाले हैं। कई बार हमें, है ना, इतना करने के बाद भी इंटीजर नहीं मिलता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि मान लो किसी का परसेंटेज गिवन है, x परसेंटेज गिवन है, तो हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में। हमारा ये पर्पस है कि इसको हम कन्वर्ट कर दें किस में, इंटीजर में। और जो भी एलिमेंट्स का इंटीजर आएगा, मान लो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इंटीजर यहाँ निकल के आया अल्फ़ा, यहाँ इसका निकालते निकालते आया क्या, बीटा, और यहाँ, है ना, ऑक्सीजन का निकालते निकालते आया क्या, गामा। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो का इंटीजर आता है यहाँ पे, या जो इंटीजर यहाँ मिलेगा सिंपलेस्ट रेशियो में, उसी को हम बोलते हैं कि ये रिलेटिव एटम है विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंपेरिकल फार्मूला, है ना। कि अगर हम इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला बनाएंगे तो वहाँ कार्बन का अल्फा एटम होगा, है ना, हाइड्रोजन का बीटा एटम होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, गामा एटम होगा। कुछ इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, राइट।
तो अगर हम इसी में थोड़ा सा और समझें कि मान लो कि इतना करने के बाद भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर देन, अगर ये नहीं हुआ हो पाया तो ये बहुत रेयर आता है ये केस, है ना। मैं एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें समझाऊंगा। आफ्टर देन नहीं हुआ अगर, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई ए सुटेबल इंटीजर, है ना, सुटेबल इंटीजर टू, या सुटेबल नंबर लिख दो इसको, नंबर टू गेट एन इंटीजर, है ना। क्या पाने के लिए, इंटीजर को पाने के लिए हम ये पूरा का पूरा काम करते हैं इस तरीके से। ये देखो, ये किसी बच्चे को लग रहा है सर ये क्या लिखो, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन से तुम्हें एक एक डॉट क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, है ना। जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ा ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है, आप कर सकते हो इसको, बहुत ही सिंपल भी है ना। अच्छा, एलिमेंट्स का परसेंटेज के साथ साथ मैंने जैसे अभी आपको समझाया था कि कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ है कि, है ना, यहाँ पे वेट रेशियो भी दिया है। क्या दिया है बच्चे, यहाँ पे वेट रेशियो भी दिया है। तो इस केस में भी हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं, जहाँ पे परसेंटेज को हम डिवाइड करते थे वहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे वेट रेशियो को भी लिख सकते हो, है ना, कि वेट रेशियो अगर आएगा तो भी हम इसे ऐसे ही डील करने वाले हैं। ये अलग है इधर, है ना, ये रिलेटिव एटम अलग है ये, ठीक है। ओके, आओ क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ़, है ना, या ऐसे लिख लो, इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज व्हाट, CH। ये दिया है पहला इन्फॉर्मेशन। आगे बोला है कि इफ़, है ना, मोलिकुलर फार्मूला मास, है ना, मोलिकुलर फार्मूला मास को तुम चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो MFM, या फिर तुम पूरा का पूरा ही लिख सकते हो, है ना। तो तुम्हारे जैसी मर्जी करे वैसे लिखो, इफ़ MFM ऑफ एसिटिलीन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एंड बेंजीन इज 26 एंड दिस इज 78 रेस्पेक्टिवली। तो बोलता है आगे फाइंड, है ना, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बोथ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन है, दोनों का पूछा क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो काफ़ी आसान है। कैसे, ये देखो, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक कंपाउंड हमारे पास एसिटिलीन है ना, और दूसरा क्या है, बेंजीन है, यही है ना। एसिटिलीन का एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर, एसिटिलीन और बेंजीन दोनों का, है ना, एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है। ये देखो, दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, दिस इज C1H1, CH का मतलब C1H1 ही है ना, यहाँ भी C1 और H1, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला मास भी गिवन है। ये देखो, एम्पेरिकल फार्मूला मास नहीं, मोलिकुलर फार्मूला मास गिवन है ना, मोलिकुलर फार्मूला मास गिवन है। कितना है जी, ये 26 है और ये 78 है। मैं ये कहता हूँ कि जब एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है तो तुम यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लो। क्या आएगा, 12 + 3 कितना जाएगा, दिस इज 15, है ना, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15। देख पा रहे हो, ये देखो, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला अगर तुम्हें पता हो CH, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हो, कितना जाएगा 15। ओके, तो ये मोलिकुलर फार्मूला मास अगर गिवन है और एम्पेरिकल फार्मूला मास तुम निकाल चुके हो, तो क्या दोनों केस में तुम n नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा, सोच कर देखो, आएगा ना डिवाइड करने से। क्या करोगे, दिस इज 26/15, और यहाँ कैसे निकलेगा ये बताओ, निकालना पड़ेगा ना n, तभी तो पता चलेगा। यहाँ क्या होगा, दिस इज 78/15। तो ये बातें क्लियर हुई किस तरीके से हम डील करने वाले हैं, सो, है ना। तो ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गया कि चलो ये इम्पॉर्टेंट है और हम देख भी रहे हैं इस तरीके से। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि हम किस तरीके से इसमें आगे देख सकते हैं, है ना। अच्छा एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया ना, ये एम्पेरिकल फार्मूला मास ये 12 + 12 और 1 हो जाएगा ना, ये 13, और ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज 13। तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, और यहाँ भी ये 13 से डिवाइड कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो गया 6। तो हमें क्या समझ में आया कि कार्बन का, है ना, ये देखो कार्बन का इस केस में जरा हम समझें अगर ध्यान से, तो कार्बन का कितना, ये n का वैल्यू 2 आया है, तो n का वैल्यू 2 आया है, तो इस केस में मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा जी, एम्पेरिकल फार्मूला में 2 से गुना कर देंगे, यही होगा ना, n का वैल्यू जो निकल जाता है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो
क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या था, C1H1, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, C2H2। ये देखो आ गया क्या, मोलिकुलर फार्मूला किसका, एसिटिलीन का। बेंजीन की अगर बात समझें तो बेंजीन में इनका वैल्यू 6 आया है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो किस में, इंपेरिकल फार्मूले में, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, दिस इज C6 एंड दिस इज H6, है ना। तो ये रहा इंपेरिकल फार्मूला एसिटिलीन का, और ये रहा मोलिकुलर फार्मूला एसिटिलीन का, और ये रहा मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन का। तो इस तरीके से हम डील करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, है ना, जिससे और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। काफ़ी आसान है, इंपॉर्टेंट है, ज़रा सुनो ध्यान से। करना कुछ नहीं है, जो बस गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में हम बातें कर लेंगे, है ना। आओ कुछ क्वेश्चंस है उसे देख लेते हैं। लिखो तो, ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन, है ना, ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, है ना, ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन if molecular formula mass of the hydrocarbon is 30, then find its empirical formula and molecular formula। क्या बोला है जी, मैं लिख देता हूँ यार, एक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, कंटेन, ये डाटा दे रखा है कि 80% क्या है, कार्बन है। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, है ना, एंड इट्स मोलिकुलर फार्मूला मास इज 30, कितना है, 30 है। तो बोला है देन कैलकुलेट क्या, इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब ये तुम्हें बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। जो मैंने वहाँ पे लिख रखा था ना कि परसेंटेज गिवन हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड करो तो एटम मिलेगा, फिर एटम में जो सबसे छोटा हो उससे डिवाइड करो तो रिलेटिव एटम आएगा। अगर रिलेटिव एटम फिर भी इंटीजर में नहीं आता है तब हम एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी तुम्हें ये समझ में आने वाला है यहाँ पे क्या होगा जो हमने पीछे पढ़ा था। देखो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसे कंपाउंड को जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, कुछ कार्बन का एटम और कुछ हाइड्रोजन का। तो कोई भी कंपाउंड अपने आप में कितना परसेंट होता है जी, 100%। अगर कार्बन उसमें 50 है तो हाइड्रोजन 50 भी हो जाएगा, अगर कार्बन 20 है तो हाइड्रोजन 80 हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ होने वाला है। और कार्बन का परसेंटेज कितना है 80 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स दिया नहीं है हमें पता तो होगा ना 20, क्योंकि हाइड्रोकार्बन सिर्फ इन दोनों से मिलकर बनता है। ओके, एटम्स निकाल सकते हैं क्या दोनों के केस में, कैसे निकलता था एटम्स, डिवाइडेड बाय देयर एटॉमिक मास। तो 80 को डिवाइड करो किससे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 से, और इसको डिवाइड करो किससे, 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये समझो, ये आ जाएगा आपको, है ना, 20/3, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज 20/1, सिर्फ यही रह जाएगा। अब हम क्या बोले थे, आपको समझाए थे कि दोनों में जो सबसे छोटा हो, तो दोनों में छोटा कौन है, 20/3, ये तो 20 ही है, तो उससे दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ रिलेटिव एटम मिल जाएगा। अगर हम बात समझे तो क्या हो जाएगा रिलेटिव एटम 20/3, है ना, और डिवाइड बाई 20/3, और यहाँ अगर समझे तो 20 और डिवाइड बाई 20/3। यहाँ कटकुट कर 1 आ जाएगा, ये देखो ये फाइनली 1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3। देख पा रहे हो, ये क्या हो गया, ये आ गया ना 1 और ये 3। तो ये जो आया है ना रिलेटिव एटम आया, वो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जो रिलेटिव एटम आते हैं वो बताते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि अगर, है ना, इन एटम्स का अगर हमें रेशियो मिल गया तो यानी ये इंपेरिकल फार्मूला हमें समझा देगा। तो अगर हम इंपेरिकल फार्मूला इस हाइड्रोकार्बन का समझें तो क्या मिल गया जी, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 3 एटम, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है क्या। तो क्या हम निकाल सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, दिस इज 13, बोलो, है ना, ये 13 ही होगा ना। अब इसका दिया था क्या, मोलिकुलर फार्मूला मास, तो मोलिकुलर फार्मूला मास दे रखा है आपको कितना, दिस इज 30। तो क्या एन निकाल सकते हो, कैसे, 30 डिवाइड बाई ये 15 हो जाएगा ना, 12 + 3 15, तो 15 से डिवाइड करो तो कितना देगा, दिस इज 2। और यही तो हमें पूछ रहा था कि मोलिकुलर फार्मूला बताइए, तो क्या होता था n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फार्मूला। n कितना आया 2, इंपेरिकल फार्मूला क्या था C1H3, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, दिस इज C2H6। क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। परसेंटेज हो सकता है कि ये जो रेशियो है ना वो आपको जो यहाँ तो बिल्कुल, है ना, सिंपलेस्ट दिया हुआ है कि 80 है 20 है, कई बार पॉइंट में देता है
तो पॉइंट में देगा तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब यहाँ डिवाइड करना तो इसको रहन देना, है ना। हम अप्रॉक्सीमेशन जो लेंगे वो हम यहाँ पे लेंगे रिलेटिव एटम्स वाले में, दूसरी बार जब डिवाइड करेंगे तब। एक क्वेश्चन में वो भी करवा ही देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चंस क्या है ज़रा हम वो देख लेते हैं, है ना। तो बोला है कि एक, मैं इसको मिटाता हूँ, एक कंपाउंड है, किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ये तो समझ में आया क्या होगा ना, ये समझ में आ जाएगा हमें। ये मैं एक क्वेश्चन को करवा दूँ तो फिर सुनना ध्यान से। बोला क्या है, एक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिसमें 52.2% कार्बन है। कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच 52.2% containing what, कार्बन एंड 13% किसको, क्या बोला है कि एक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जिसमें 52.2% कार्बन है ना। 13% तुम मान लो इसका दिया हुआ है हाइड्रोजन, 30% कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो पूछता है कि अगर इन दोनों का तुम्हें परसेंटेज गिवन हो, है ना, तो पूछ रहा है कि इंपेरिकल फार्मूला बताइए, देन डिटरमाइन इंपेरिकल फार्मूला, इस तरीके से। तो ये आसान है, कैसे, फिर से हो जाओ शुरू उसी तरीके से, कुछ करना थोड़ी है। जैसे कंपाउंड कौन कौन, मतलब एलिमेंट्स कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड दिस इज ऑक्सीजन। कार्बन का क्या परसेंटेज दिया है जी, 52.2%, है ना। और हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज दिया है, दिस इज 13%। ऑक्सीजन कितना होगा, तो कोई भी कंपाउंड अगर CHO से मिलकर बना है तो अपने आप में 100 होगा, और इसका रेशियो पता है तो ऑक्सीजन का निकाल ही सकते हैं 100 से माइनस करके। तो 100 से माइनस करो तो कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ, ये 3 2 5 और 5 1 6, 65.2%, तो यही हो जाएगा, है ना। 50 10 60, 3 63 2 65, 65.2, है ना। तो 100 में से घटाओगे बच्चे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 35, यानी 34.8 हो जाएगा ये, है ना। माइनस करके तुम देख लेना, ये 34.8 हो जाएगा। तो यानी ऑक्सीजन कितना मिल गया, दिस इज 34.8। अब हम क्या बोले थे कि एटम्स निकाल लो सारे केस में। एटम्स कैसे निकलेगा, तो डिवाइड करना होता है, 52.2 को डिवाइड कर दो, इसके एटॉमिक मास है ये 12, है ना। 13 को डिवाइड होगा 1 से, और ये कितना हो जाएगा 34.8, और डिवाइड बाई दिस इज 16। देख पा रहे हो। अब है कि अब यहीं पे ये दिक्कत करेगा कभी कभी कि अब क्या करें सर, यहाँ तो एक्चुअल डिवीजन होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होने वाला है, तो इस केस में क्या किया जाए, तो तुम यहाँ बिल्कुल डिवाइड करो, डेसिमल के अगले 2 पॉइंट तक तुम्हें यहाँ लिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ तो 30 नहीं आएगा, ये हमें समझ में आ गया, ये 30 नहीं आएगा। इसको डिवाइड करके बताओ तो क्या होगा, ये, है ना, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, सोच कर देखो, 12 से 4 48, 48, है ना, और 2 50 और 2 52, यानी 42 बचेगा, पॉइंट लगाओ तो कितना होगा 42, 12 4.3, है ना, 36 आएगा ना। 12 चौके 48 और 2 50 और 2 52, 4, और यहाँ 42 आ गया, तो 12 तिया 36, 36 और 4 40 और 2 42, 4 और 2 6, यानी 60 हो जाएगा। तो 12 यानी कि ये कुछ ऐसे आएगा 4.35, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। ये 30 नहीं रह गया। अगर इसको डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, दिस इज 2, है ना, कितना होगा 34.8 है, तो दिस इज 2। और अगर हम, है ना, 32 कर दें तो 2 बचा हुआ है, यानी 28, तो क्या बोलेंगे 16 दूनी की 32, तो हो नहीं पाएगा। 34 है ना, तो 16 दूनी 32, 33 34, 2 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा 28। तो 28 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 2.1, तो 16 और 28 12 हो गया, तो 12 पे 0 आएगा तो कितना हो जाएगा 120। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, 120 को डिवाइड करोगे अगर तो ये कितना के आसपास आ जाएगा बताओ, तो ये लगभग आ जाएगा आपको, है ना, 2.1 तो आ गया। अब उधर डिवाइड करोगे तो कितना बच जाता है, 32 28 16 4 20 8 4 12 12, 120 को डिवाइड करोगे 16 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 112, 7 से डिवाइड, तो लगभग 2.17 के आसपास आ जाएगा ये देखो, अगर तुम इसे डिवाइड करते हो तो यही आएगा। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये मतलब इंटीरियर में नहीं आ रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल खड़ा होता है कि सर रिलेटिव एटम की क्या कहानी है ना, रिलेटिव एटम कैसे निकलेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि जब एटम्स निकल जाएं
तो रिलेटिव एटम निकालने के लिए सबसे पहले चेक करो कि सबसे छोटा कौन है इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। इन सबसे छोटा 2.17 है, तो सबको उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4.35 डिवाइड बाई 2.17 है ना, और यहाँ क्या है 30 डिवाइड बाई 2.17, और ये क्या है 2.17 डिवाइड बाई 2.17। तो यहाँ तो हमें बिल्कुल समझ में आया कि चलो भाई ये इंटीजर मिल गया पूरा का पूरा 1। यहाँ पे अगर तुम समझो तो ये अगर 3 4 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता। तो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन मानकर लास्ट में चलना, मैं पहले ही बता रखा हूँ कि ये 2 हो जाएगा। यहाँ क्या कहते हो लगभग, है ना, अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ 2.17 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2 0 है ना, और 6 दूने 12 1 13 यानी 13.02, यानी इतना तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। तो यानी यहाँ लगभग कितना आ जाएगा जी 6 हो जाएगा, ये देखो है ना। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो क्या हम इंपेरिकल फार्मूला लिख पाएंगे इस कंपाउंड का जो CHO से मिलके बना था? तो उसमें कार्बन का संख्या कितना हो जाएगा, देखो 2, देख पा रहे हो, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा 6 है ना, और ऑक्सीजन का संख्या कितना हो जाएगा 1। तो ये रहा हमारा इंपेरिकल फार्मूला। कई दफ़े यहाँ पे क्या होता है कि इतना करने के बाद भी ये बिल्कुल इंटीजर में नहीं आता है, तो हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर से ताकि वो इंटीजर में चेंज हो जाए। अच्छा, कई दफ़े ये होगा कि अप्रोक्सीमेशन लेना होगा तो हमें ये देखना पड़ता है कि डिवाइड तो कर दिए, और डिवाइड करने के बाद सपोज करो, मैं एक सिचुएशन इमेजिन करवा रहा हूँ आपसे कि डिवाइड कर दिए, लेकिन डिवाइड करने के बाद ऐसा आता है, सपोज करो 3 4 पॉइंट है ना 4, और यहाँ पे ऐसे हो जाए कुछ 4.46 है ना 4.47। तो देखो राउंड अप में क्या करना कि डेसिमल के बाद वाला पॉइंट 4 ही रहेगा या 4 से आगे बढ़ जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके अगले नंबर पे। अगर डेसिमल के बाद वाले अंक को तुम 1 बढ़ाना चाहते हो तो ये पॉसिबल तभी है जब उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो क्या है ये 6 है 7 है, तो इस केस में तुम अप्रोक्सीमेशन ऐसे ले सकते हो कि 4.5 लिख दें इसको और इसको भी 4.5 लिख दें। तो कुछ इस तरीके से हम बात करेंगे। कई दफ़े ये सब फंसाता है क्वेश्चन में, तो ये सब मिलेगा तो आप इसको कर सकते हो, है ना। तो ये समझ में आ गई बात, ये इजी था। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि एक बार वेट रेशियो पूछा था, है ना, जो जेई मेन का पूछा हुआ भी सवाल है, तो मैं उसको कवर करवाता हूँ, है ना। तो ज़रा सुनना ध्यान से कि किस तरीके से उसे देखने वाले हैं। आ जाओ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसे समझ भी सकते हैं। वेट रेशियो ईजी है, तुम पहले क्वेश्चन लिख लो, तुम्हें चीज़ें ये इस, है ना, टॉपिक का सारा क्वेश्चन लगभग मैंने कवर कर दिया, है ना। बोलता है ए कंपाउंड ऑफ CH एंड N, सुना ध्यान से, ए कंपाउंड ऑफ, है ना, CH एंड N हैविंग वेट रेशियो दिया इस बार, है ना, हैविंग वेट रेशियो क्या दिया जी 9:1:3.5। ये वेट रेशियो गिवन था क्वेश्चंस में, है ना, जो आया था पूछा था। सो क्या दिया हुआ है 9:1:3.5। ये वेट रेशियो है उस एलिमेंट का जो उस कंपाउंड में गिवन है। और बोलता है इसी में कि इफ़ MFM ऑफ दिस कंपाउंड, यानी मोलिकुलर फार्मूला मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 108, देन कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मैं इस क्वेश्चन को बस सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझा पाऊँ, बाकी चीज़ें आसान है। देखो कौन कौन सा एलिमेंट है जी, कुछ नहीं करना है, बस वही लिखना होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। इस बार परसेंटेज ना देके वेट दिया, कितना दिया है इसका 9, इसका 1 और इसका 3.5, यही दिया है ना। अब अगले टर्म में क्या करेंगे, इसका वेट रेशियो ये दे रखा है, राइट। अब अगले टर्म में क्या करो, एटम्स निकाल दो। कैसे निकलेगा, एज इट इज जैसे हम लोग करते थे, ये देखो 14 आएगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, रिलेटिव एटम। तो रिलेटिव एटम के लिए ये रेशियो क्या हो जाएगा 9/12 को हम लिख सकते हैं 3/4, ये 3/4 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे अगर तो 5 ऊपर 7 से डिवाइड करो तो 5 ऊपर और 2 नीचे, है ना। तो नीचे अगर पॉइंट आएगा तो 20, यानी ये 1/4 हो जाएगा जी। ये देखो इस तरीके से 1/4। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, बोलो, 1/4। तो डिवाइड कर दो, रिलेटिव एटम निकालना है तो 3/4 डिवाइड बाई 1/4, ये पहला, यहाँ 1 डिवाइड बाई 1/4, है ना, फिर ये 1/4 डिवाइड बाई 1/4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1। देख पा रहे हो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। किस तरीके से आएगा, ये कार्बन 3, राइट, हाइड्रोजन 4, है ना, और नाइट्रोजन 1। तो ये C3H4 एंड दिस इज N1।
अब इंपेरिकल फार्मूला मिल गया तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ मोलिकुलर फार्मूला मास गिवन है, डिवाइड कर दोगे तो एन आ जाएगा, फिर जो नंबर आएगा उसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 36 और 4 और प्लस 14 कितना हो जाएगा जी, 40 और 10 50 और 4 54, ये हो गया 54, है ना। और मोलिकुलर फार्मूला मास तुम्हें गिवन है कितना, 108, एन का वैल्यू मिल जाएगा 108/54, दिस विल बी गिव्स यू व्हाट, 2। तो अब मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालोगे, क्या बोले थे, एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला कितना है, देखे थे ना तुम निकाले यहाँ पे इम्पेरिकल फार्मूला, तो यहाँ से 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू C3H4 एंड दिस इज N1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद C6H8 एंड दिस इज N2, ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला। उम्मीद करता हूँ, है ना, कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके करवा दिए जो पूछे हुए थे या जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, फिर भी कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आप इसे कर सकते हो, ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है ना। पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।